नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। अमेरिकी बाजारों में मिला-जुला कारोबार, डाउ में तेजी कायम, लेकिन टेक शेयरों की पिटाई से नैस्डैक फिसला। एशिया में कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी करीब 60 अंक नीचे। उत्पादन घटाने के फैसले से कच्चे तेल की तेजी कायम, ब्रेंट 16 महीने की ऊंचाई पर। अमेरिका के रोजगार आंकड़े आज, रोजगार के आंकड़ों से पहले डॉलर फिसला। नोटबंदी के बाद बैंक मालामाल, 23 दिनों के अंदर जमा हुआ 11 लाख करोड़ रुपया। आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप, एयर टिकट्स और टोल प्लाजा में नहीं चलेंगे 500 रुपए के पुराने नोट। और सोने पर पाबंदी की अफवाहों पर सरकार की सफाई, घोषित आय से सोना खरीदने पर लिमिट नहीं, लेकिन काले धन से सोना खरीदने वालों की खैर नहीं। नोटबंदी के चलते टाटा मोटर्स की रफ्तार पर लगा ब्रेक। नोटबंदी के चलते नवंबर में बिक्री उम्मीद से कमजोर, वहीं टीवीएस मोटर की बिक्री फ्लैट। Jio has become the fastest growing technology company not only in India but in the history of the world. जियो ग्राहकों को अब मार्च तक मिलेगी मुफ्त डेटा और कॉल की सुविधा। सिम की होगी होम डिलीवरी, 5 मिनट में eKYC के जरिए होगा सिम एक्टिवेट। यहाँ और देखिए एसजीएक्स निफ्टी कहां पर कारोबार कर रहा है। 60 अंक नीचे है एसजीएक्स निफ्टी। संकेत अच्छे नहीं है भारतीय बाजारों के लिए। आज शुरुआत में आप देखिए, कल का दिन भी दबाव के साथ कारोबार हुआ था कमोवेश, और आज भी एक गैप डाउन ओपनिंग की तैयारी हो रही है। क्यों हो रही है, ये है बड़ा सवाल। और आपको बता दें कि रविवार को इटली में रेफरेंडम है और इटली के प्रधानमंत्री ने जो बैंकों के लिए रिफॉर्म्स की बातचीत की है उसके ऊपर वोट डाले जाएंगे। और उससे पहले देखिए नर्वसनेस देखने को मिल रही है। यूरोप के मार्केट्स भी देखिए दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। यूएस के मार्केट्स में डाउ जरूर बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था, लेकिन नैस्डैक में दबाव था। कितना इंपॉर्टेंट है ये रेफरेंडम, इस सब पर बात करेंगे। नीरज हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें अनिल सिंघवी क्या कह रहे हैं। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन पे आपको किस तरह से आज अप्रोच करना चाहिए, उनकी राय आपकी स्क्रीन पर लाता हूं। कह रहे हैं उतार चढ़ाव भरा सेशन रहेगा, दिख रहा है। आप देखिए दबाव के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं और एशियाई बाजार ज्यादातर देखिए लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। कौन से फिर लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे आज, गिरे तो कहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, ये अनिल से हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं, नीरज वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय नीरज, गुड मॉर्निंग। संकेत तो काफी चिंता वाले हैं, ये बताइए इटली को लेकर इतनी चिंता क्यों? देखिए, इटली को लेकर चिंता इसलिए है क्योंकि अगर इटली में वो रेफरेंडम हो जाता है और लोग इस बात से खफा हैं कि वहां जिस तरीके के सुधार किए गए वो पसंद नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे एक पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पे बदलाव देखने को मिलेगा और शायद वो रिफॉर्म की गाड़ी रुके। तो जो यूरोपियन मार्केट में पूरी तरीके से एक रिसेट देखने को मिल रहा है ब्रेक्जिट के बाद, अब ये इटली वाला मामला, उससे एक चिंता बन रही है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी, खासतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड की, अमेरिका और यूरोप की, वो चेंज हो रही है। और वो चेंज अभी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो किस दिशा में जा रहा है। आप देखिए, ट्रंप के आने से पहले लोग कह रहे थे बाजार बुरी तरह से टूट जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन उसके उलट तेजी देखने को वहां मिल रही है। वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो ओल्ड इकोनॉमी ज्यादा अच्छा ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स लैग कर रहे हैं। इसीलिए वहां पे भी आप देखेंगे तो एक तेजी बनी हुई है, लेकिन चिंता वहां पे भी है। तीसरी तरफ आप देखिए, कच्चे तेल में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही। कल फिर 4% ऊपर गया, $54 के ऊपर चला गया ब्रेंट। तो जो पहले लोग कह रहे थे कि क्रूड की तेजी के साथ बाजार चलेगा, अब वही लोग कह रहे हैं कि अगर ये 60 को क्रॉस कर जाता है तो पूरी दुनिया के लिए एक चिंता की बात बन जाएगी, क्योंकि हो सकता है केवल ऑयल कंपनीज को फायदा हो, बाकी को नहीं। यही वजह है कि अब एशिया के बाजार आज चिंता कर रहे हैं, चूंकि एक तो आखिरी दिन है यहाँ पे वीकेंड कारोबार के लिहाज से, तो 2 दिन का रिस्क कौन लेगा, तो इसलिए आपको और ज्यादा कमजोरी देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय जो पूरी तस्वीर दुनिया की बन रही है, वो जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं बिजनेस रीसेट हो रहा है, इसलिए बहुत मुश्किल है कि मार्केट किस तरफ करोड़ बैठेगा। लेकिन फिलहाल संकेत कमजोरी के हैं। शुक्रिया नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ ही देर में आपसे ये भी जानेंगे कि टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर फिर आज नजर होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दूं, देखिए डेवलप्ड मार्केट्स में इटली का बाजार सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन दिखाने वाला बाजार है। 20% की गिरावट वहां पर हो चुकी है। और रविवार को जो वोटिंग होनी है वो इस बात पे नहीं होनी कि क्या इटली ईयू से बाहर होगा, वो इस बात पे होनी है
कि इटली के प्रधानमंत्री ने जो रिफॉर्म्स की बात कही है वो ठीक है कि नहीं है, और वहां पर एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि हो सकता है उन रिफॉर्म्स को के साथ पब्लिक सहमत ना हो, यानी नो वोट आए, और अगर ये आता है तो वहां के प्रधानमंत्री जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे और फिर अर्ली इलेक्शंस होंगे, जिसमें डर ये बन रहा है कि हो सकता है इटली भी ब्रिटेन की तरह ही चले, यानी यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाए। ये डर सबको सता रहा है। इस इवेंट पर हमारी नजर साफ तौर पर बनी हुई है, लेकिन सबसे पहले अब चलते हैं अनिल सिंघवी के पास और उनसे समझते हैं कि वो आज बाजारों को किस तरह से अप्रोच करने वाले हैं। अनिल, एक तरफ देखिए कच्चा तेल का दौड़ना इंडिया जैसे देशों के लिए अच्छा नहीं है, ऊपर से इटली में जनमत संग्रह, और अब ये भी चर्चा चल रही है डिमोनेटाइजेशन के चलते जीएसटी भी देखिए इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आने वाली है, राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं। अब कैसे देख रहे हैं आप भारतीय बाजारों को आज? मुझे लगता है कि सिंगल मोस्ट फैक्टर एक ही है कि बाजार ट्रेडिंग रेंज में है और रेंज के ऊपरी स्तरों पर 8,300 के आसपास कल हम पहुंचे हैं, 8,250 का हाई बनाया है। जाहिर सी बात है कि डेटा इतने मजबूत नहीं कि आप उस लेवल को आसानी से पार कर पाए, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन मैं बहुत कमजोरी की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि इंटरेस्टों से खरीदारी का सपोर्ट भी मिल सकता है। कच्चा तेल भी अभी तक अलार्मिंग लेवल के पार नहीं पहुंचा। हाँ, ये दिक्कत की बात जरूर है, लेकिन अगर रुपया कमजोर नहीं होता तो हम संभाल सकते हैं। जहां तक बाजारों का सवाल है, एक बात साफ दिख रही कि एफआईज के डेटा बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, बिकवाली का दबाव कम है। देखिए कल के खराब बाजार में भी कोई एफआईज ने बड़ी बिकवाली नहीं की है, तो जो सिर्फ लॉन्ग ओनली फंड है हिंदुस्तान में पैसा लगाते हैं वो धीरे धीरे बाजार में आ रहे हैं, वायदा कारोबार में खरीदारी के आंकड़े आए। तो मेरा ये मानना है कि अगर बहुत गैप से खुल गए, जैसा एसजेएक्स 50-60 पॉइंट अगर नीचे दिख रहा है, तो फिर ऐसे में हो सकता है निचले स्तरों से एक खरीदारी का मौका बनेगा, क्योंकि 8,100 मुझे एक मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है आज के दौरान के लिए। हाँ, एक ट्रेड शॉर्ट का लिया जा सकता है, क्योंकि 8,250 को पिछले 2 दिनों से हमने पार नहीं किया है, तो वहां पर स्टॉप लॉस लगाकर मंदी की पोजीशन बनाए। टारगेट 8,100 का होगा, और बहुत गैप से खुल जाए तो 8,100 के नजदीक खरीदना चाहिए 25 पॉइंट की रिस्क लेकर, 8,075 पर स्टॉप लॉस लगाकर फिर से 8,150, 8,175 आपको दिन के दौरान आते हुए दिख सकता है। तो मेरा ये समझना है दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके हो सकते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा ज्यादा कमजोर दिखा है, क्योंकि एक ही दिन की तेजी के बाद बैंक निफ्टी फिर से फिसल गया, तो शॉर्ट करना हो तो निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी ज्यादा ठीक है, और 18,500 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना चाहिए। 18,300, 18,200 की रेंज में बैंक निफ्टी फिर से मिल सकता है। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने में पैसा बनेगा, ये राय निकल कर आती हुई। शुक्रिया अनिल आपका। चलिए एक और राय आपके सामने पेश करते हैं। हमारे साथ मोनार्क कैपिटल के मानव चोपड़ा जुड़ चुके हैं। हाय मानव, गुड मॉर्निंग। बताइए आप कैसे देख रहे हैं आज मार्केट्स को, और अगर इतनी ही गैप डाउन ओपनिंग होती है तो खरीदारी करेंगे, या आपको लगता है कि उछाल में बिकवाली से ही पैसा बनेगा मार्केट में? गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए ओवरऑल अभी हमने जैसे मार्केट में एक बहुत अच्छी रिकवरी देखी है। आई थिंक एक मार्केट में जो रिकवरी का रैली रहेगा दैट विल डेफिनेटली कंटिन्यू इन द नियर टर्म, बिकॉज मार्केट काफी डीप ओवरसोल्ड जोन पे रिकवर किए हैं, एंड लास्ट वीक हमने वीकली चार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एक हैमर फॉर्मेशन देखा है। यूजुअली ये फॉर्मेशन काफी एक से 2 हफ्ते एटलीस्ट सस्टेन करता है, वहां से हम लोग एक प्रोलॉन्ग रैली देखते हैं। इवन एट करंट लेवल्स अभी जैसे हम लोग वर्ल्ड मार्केट्स में पूरी वीकनेस देख रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सजीएक्स निफ्टी भी थोड़ा डाउनसाइड ओपनिंग बता रहा है। एंड जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे अनिल जी भी, आई वेरी मच अग्री विद हिम। सो मार्केट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है करीब 8100 के आसपास। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय निफ्टी एट लोअर लेवल। स्टॉप लॉस 8100 के नीचे लगाने की सलाह रहेगी, एंड अपसाइड मुझे लगता है एक जो टारगेट रहेगा अराउंड 8300 का टारगेट रख सकते हैं एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 4 to 5 ट्रेडिंग सेशंस। ओके, तो अनिल की राय के साथ जा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट मानव, वो भी कह रहे हैं कि देखिए 8,100 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट तो बड़ा एग्रेसिव है 8,300 का, तो बुलिश है। ये बताइए आपके कॉल्स इन्फोसिस में आप कह रहे हैं तेजी करनी चाहिए, और जेट में बिकवाली क्या लेवल्स होंगे फिर? जी बिल्कुल। इनफैक्ट अगर हम देखें तो आईटी इंडेक्स ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया है, एंड नियर टर्म में जो हम रूपी डेप्रिसिएशन देख रहे हैं जिसकी वजह से आईटी इंडेक्स में काफी बेनिफिट हो सकता है, उसके हिसाब से इन्फोसिस एक स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। एंड रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमने देखा था इन्फोसिस में, एंड एक शॉर्ट टर्म जो हमने आफ्टर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लास्ट
3 से 4 दिनों में कंसोलिडेशन मोमेंटम देखा है। आई थिंक इन द नियर टर्म कहीं ना कहीं इन्फोसिस में एक अपसाइड ब्रेकआउट आ सकता है, उसके एंटिसिपेशन में करंट लेवल्स में लेने की सलाह रहेगी। अपसाइड जो इन्फोसिस में टारगेट देख रहे हैं वो है 1020 का, स्टॉप लॉस रहेगा 955। एंड जो मेरा सेकंड कॉल है वो सेल है जेट एयरवेज पे। हमने क्रूड ऑयल में कल भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखा था, जिसकी वजह से जेट एयरवेज में हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा है। रिसेंटली जेट एयरवेज भी डेली में ओवरबॉट जोन में आके एक नेगेटिव रिवर्सल दिया है। सो आई थिंक नियर टर्म में ये स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर रह सकता है एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। तो स्टॉप लॉस इसमें अपसाइड का रहेगा 392 का एंड लोअर साइड हम टारगेट देखते हैं 355 का। ओके, जेट कल भी दबाव में था। कच्चा तेल जिस तरह से देखिए दौड़ लगा रहा है, उससे इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है, एटीएफ के दाम बढ़ते हैं, और वैसे भी आप देखिए ये शेयर कल भी चल रहा था, आज भी चलेगा। शुक्रिया आपका मानव इस जानकारी के लिए। चलिए सीधे चलते हैं पूजा के पास, और पूजा ने काफी सारे एक्सपर्ट से बात करी है। आइए आपको बताते हैं कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स। पूजा, देख रहा हूं मैं सारे लोग आज बिकवाली करने की बात ज्यादा कर रहे हैं। जी, जितने भी जानकारों से हमारी बात हुई सभी बिकवाली की राय आज दे रहे हैं। शुरुआत AK प्रभाकर के कॉल से करेंगे। इन्होंने फेडरल बैंक में बिकवाली की राय दी है और इनका मानना है कि 65 तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 71 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय है। पुनीत किंद्रा ने DLF में बिकवाली की राय दी और इनका मानना है कि इससे 2 दिनों में प्रेशर देखने को मिल सकता है स्टॉक में, और 109 के लेवल्स इस काउंटर पे देखने की उम्मीद है। और आखिरी कॉल में स्वाति होटकर ने वेदांता फ्यूचर लेवल्स पर बिकवाली करने की राय दी है। 210, 215 के लेवल्स देखने की उम्मीद है। 234 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय होगी। ओके, तो 3 कॉल्स और तीनों के तीनों देखिए मंदी वाले, फेडरल बैंक, DLF, वेदांता में आपको शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं और नीरज से जानते हैं आज कौन से वो स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर खबरें हैं। नीरज बताइए कहाँ नजर है आपकी? देखिए टॉप 5 शेयर्स जो हमने चुने हैं कि जहां पे अच्छे मोमेंटम या कमजोरी मोमेंटम देखें, उसमें पहला शेयर क्लैरेंट केमिकल्स है और इनके जो तिमाही नतीजे हैं काफी बेहतर है। 40% तक मुनाफा बढ़ा है और बिक्री में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है, करीब 3% तक की। तो ये स्टॉक आज आपके रडार पे होना चाहिए। यहाँ पे एक खरीदारी के जैसा या अपटिक देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। जिंदल ड्रिलिंग इंडस्ट्रीज के लिए नेगेटिव खबर है, क्योंकि एक आर्बिट्रेशन का मामला चल रहा था जिसमें इनके खिलाफ फैसला गया है और इनको करीब 3 करोड़ से ज्यादा डॉलर से ज्यादा की रकम जुर्माने के तौर पर जमा करानी होगी। तीसरा शेयर जो हमने चुना है उसमें शिल्पा मेडिकेयर है। इनकी बोर्ड बैठक हुई थी जिसमें 570 के भाव पर प्रेफरेंशियल शेयर और FII की लिमिट 30 से बढ़ा के 40% करने को मंजूरी दे दी गई है। तो शिल्पा मेडिकेयर में भी आज आप नजर पर रखिए। अगला शेयर होगा विप्रो। इन्होंने जो है एक ऑयल कंपनी वुडसाइड है ऑस्ट्रेलिया की, जिसके साथ एक टाइप किया, इनको एक ऑर्डर मिला 3 साल के लिए, जिसमें IT इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो विप्रो भी आज आपके रडार पे होना चाहिए। और बिनानी इंडस्ट्रीज अगला शेयर होगा। इनके लिए जो रेटिंग है केयर ने वो काफी ज्यादा घटा दी है। वो रेटिंग घटने की वजह से जो तमाम जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। B+ से घटा करके क्रिसिल केयर ने D रेटिंग दे दी है, जो एक नेगेटिव खबर है। ओके, बस शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि और कौन सी कंपनियां जिनके आज नतीजे आने वाले हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। दिग्गजों के नतीजे आ गए हैं, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के भी आना बाकी हैं। अशोका बिल्डकॉन जैसी कंपनियों पर रखिएगा नजर। IL&FS ट्रांसपोर्ट, ये कुछ और कंपनियां जिनके नंबर्स आने बाकी हैं। आज आएंगे नंबर्स, और GE पावर, नागार्जुन फर्टिलाइजर के नंबर्स भी आज ही आने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिए कल कंपनियों ने अपने नवंबर की बिक्री के आंकड़े पेश किए थे, लेकिन कई कंपनियां रह गई हैं, खासतौर पर 2 व्हीलर कंपनियां, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो, इसके ऊपर रहेगी नजर। TVS के नंबर्स देखिए कल फ्लैट आए थे, तो देखना होगा कि क्या हीरो मोटो के भी बिक्री के आंकड़े घटते हैं डिमोनेटाइजेशन के चलते, और बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट का नंबर कैसा रहता है, इस पर रहेगी नजर साफ तौर पर। और GST काउंसिल की आज एक बैठक होने वाली है, इसमें वित्त मंत्री खुद शामिल होने वाले हैं। थोड़ा सा अनिश्चितता का माहौल बन गया है नोटबंदी के बाद से। देखना होगा कि इस बैठक में नतीजा बन पाता है और GST का जो नया खाका है वो इस संसद के सत्र में पेश हो जाता है या नहीं, ये है बड़ा सवाल जिस पर बाजार की नजर भी टिकी हुई है। लेकिन चलिए आपको ये बता दें, कल मार्केट बंद होने के बाद TVS मोटर के नंबर्स कैसे आए, इवन टाटा मोटर्स ने भी अपने नंबर्स पेश किए, वो कैसे रहे। पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा बताइए कैसे रहे दोनों नंबर्स? TVS मोटर्स के नंबर इनलाइन ही रहे हैं। अगर हम कुल बिक्री में करीब 2% की गिरावट की उम्मीद कर रहे थे तो उसी के आसपास नंबर्स देखने को मिले हैं, और सपोर्ट जो मिला है वो 3 व्हीलर से मिला है। काफी ज्यादा गिरावट की यहाँ पर साल दर साल उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जो गिरावट है उसमें थोड़ी कमी आई है, जिसके चलते जो नंबर्स देखने को मिल रहा है वो इनलाइन है। इसके अलावा अगर टाटा मोटर्स के नंबर की बात करें तो वो भी हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही 4% की गिरावट की हम उम्मीद कर रहे थे। उसके सामने करीब 38,900 यूनिट्स
एक्सपोर्ट्स के आंकड़े निकल कर आए हैं जो कि अच्छे कहे जा सकता है, और कंपनी को जो सपोर्ट मिला है वो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से मिला है। डिमोनेटाइजेशन के चलते सभी सेगमेंट में काफी ज्यादा सभी सेगमेंट में प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल से सपोर्ट मिला है जिसमें कि करीब 22% की साल दर साल बढ़त देखने को मिली है। ओके, तो इन दोनों स्टॉक्स पर रहेगी आज नजर, लेकिन नजर रहेगी हीरो मोटो पर भी और बजाज ऑटो पर भी, क्योंकि इनके नंबर्स जो हैं वो आज आने वाले हैं। पूजा, क्या उम्मीद है? बजाज ऑटो के नंबर्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पर थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है, और बिक्री में हमारा पोल के मुताबिक करीब 2% की गिरावट की उम्मीद की जा रही है। वही हीरो मोटो कॉर्प की बात करें तो यहाँ पर भी डिमोनेटाइजेशन के चलते थोड़ा बहुत असर देखने की उम्मीद है, और कुल बिक्री में हमारा अनुमान है कि 9% की गिरावट की उम्मीद बाजार कर रहा है। ऑलराइट, चलिए शुक्रिया आपका। तो इन कंपनियों पर भी आज रखेंगे नजर, लेकिन नजर रहेगी आज फिर से करेंसी मार्केट पर भी। यहाँ देखिए बाजार कमजोर हो रहा है, एफआईएस की बिकवाली अभी भी हो रही है, तो रुपया आज कैसा खुलेगा? कच्चे तेल में जो तेजी देखने को मिली थी कल, फिर से इंटरनेशनल मार्केट्स में आज घरेलू बाजार में आपको क्रूड को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट की। ओपेक के उत्पादन कटौती के फैसले से क्रूड देखिए इसमें तेजी बरकरार है, 16 महीने के उच्चतम स्तर पर यह कारोबार कर रहा है फिलहाल। अब देखिए ब्रेंट क्रूड अब $53 के भी पार निकल गया। इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन आप देखिए आज अमेरिका में इंपॉर्टेंट जॉब डेटा आने वाला है, उससे पहले हमने देखा डॉलर में कुछ दबाव जरूर देखने को मिला है। वहीं सोना निचले स्तर से थोड़ी सी आप देखिए रिकवरी दिखा रहा है। कमोडिटीज और करेंसी बाजार पर बात करने के लिए अब हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ चुकी है। हाय आस्था, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करूंगा कच्चे तेल की ही, 16 महीने के हाईएस्ट पर। ये बताइए घरेलू बाजार में किस तरह से ट्रेड करेंगी इसे आप? गुड मॉर्निंग हेमंत। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो बहुत स्ट्रांग रैली इसने कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई थी। गोइंग फॉरवर्ड ये आगे रैली कंटिन्यू रह सकती है। 3650 से लेके 3700 तक के भी लेवल्स हमें इन दी मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए जो भी ट्रेडर्स हैं उनको यही एडवाइजेबल रहेगा कि अभी यहाँ पे कोई भी सेलिंग का पोजिशन ना रखें, ऑन द कॉन्ट्ररी बाय कर सकते हैं। आज के मार्केट्स में 3530 के आसपास अगर कोई डिप मिलता है तो वहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 3430 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट रहेगा 3640 से 3700 का। इसके अलावा ये बताइए आज रुपए को किस तरह से आप ट्रेड करेंगे? इक्विटी मार्केट्स तो दिखा रहे हैं कि कमजोरी होगी भारतीय बाजारों में, तो क्या फिर रुपया भी कमजोर हो सकता है? क्योंकि एफआईएस की जो सेलिंग है वो लगातार इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रही हैं इसे? आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो हो सकता है डॉलर में हमें तेजी देखने को मिले। अगर मैं फ्यूचर्स मार्केट की बात करूं तो 6840 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यूएसडी आईएनआर को है, और डेफिनेटली अगर उसने वो सपोर्ट अगर यहां से पकड़ा है तो गोइंग फॉरवर्ड वापस से तेजी हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकती है, जो 6881 से लेके 6890 तक के लेवल्स भी हमें फ्यूचर्स मार्केट में दिखा सकती है। इसीलिए आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें डॉलर में एक तेजी की उम्मीद रहनी चाहिए, और टारगेट इसमें जो रहेंगे वो 6880 तक के रह सकते हैं। ऑलराइट, शुक्रिया आस्था आपका इस जानकारी के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर भी नजर होगी और एक बार देखेंगे एशियाई बाजारों में कितनी कमजोरी हो रही है। एसडीएक्स निफ्टी तो 51 अंक नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। आरबीआई ने बड़े कॉर्पोरेट्स को कर्ज देने के नियम सख्त कर दिए हैं। किसी बड़े एक ग्रुप में बैंक का एक्सपोजर 40% था पहले, जिसे घटाकर अब 25% कर दिया है। हालांकि बैंकों का बोर्ड 5% अतिरिक्त एक्सपोजर को अगर एक मत से मंजूरी दे सकता है तो 5% और एक्सपोजर बढ़ाया जा सकता है। बता दूं कि ये जो नए नियम है वो अप्रैल 2019 से लागू किए जाएंगे। तो कंपनियों के लिए थोड़ी दिक्कत की बात, अब बैंक ज्यादा कर्ज किसी एक ग्रुप को नहीं दे पाएंगे। बैंकों की सेहत के लिए ये अच्छा कदम माना जाएगा। वहीं शीला फोम्स के आईपीओ को भी देखिए आखिरी दिन ठीक ठाक रिस्पांस मिला और ये अच्छी तरह से आप कह सकते हैं भर गया है। पहले 2 दिन हमने देखा था इसको ठंडा रिस्पांस मिल रहा था, सवाल लग रहे थे कि पता नहीं भर पाएगा या नहीं भर पाएगा, लेकिन देखिए आखिरी दिन एप्लीकेशंस आई और 5 गुना से ज्यादा ये सब्सक्राइब हो गया है। शीला फोम्स के आईपीओ का लॉट साइज 20 शेयरों का था और आईपीओ के जरिए कंपनी 510 करोड़ रुपए जुटा रही है। 680 से 730 रुपए का प्राइस बैंड कंपनी ने तय किया था। ये वही कंपनी है जो स्लीपवेल ब्रांड्स के नाम से गद्दे बेचने का काम करती है।
लेकिन देखिए अब एसजीएक्स निफ्टी कहां पर ट्रेड कर रहा है। दबाव के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और इटली में रेफरेंडम भी होने वाला है, तो इस बड़े इवेंट से पहले थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। और कल का ट्रेडिंग सेशन देखिए ठंडा था, ढीला था, दबाव के साथ ज्यादातर समय भारतीय बाजारों ने ट्रेड किया और आज ग्लोबल संकेत भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जापान देखिए, हांगकांग देखिए, कोस्पी देखिए, ये सारे के सारे एशियाई बाजार हरे लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इवन यूरोप के मार्केट में भी दबाव ही देखने को मिला था। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, तो फिर स्टॉक 2020 में क्या आज गेंदबाज ज्यादा हैं या कुछ बल्लेबाजों को भी हमने जगह दी है, ये हम आपको बताएंगे। नीरज मेरे साथ जुड़ेंगे और हम खेलेंगे स्टॉक 2020 का मुकाबला। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।